इतना प्यार तो मेरे माँ बाप मुझसे नहीं करते. What's the damn secret of Karan's obsession with Alia? I am thinking he plans to get his son married to Raha. Somehow he wants to be associated with the Kapoors. I'm just thinking. Okay, maybe overthinking. While supporting Alia and other Nepo kids, he is reducing inheritance for his own kids. I doubt Alia is Karan's illegitimate daughter. Kejo should now shift to Shark Tank, matches all criteria. Snoop, favoritism, अपना धंधा लॉस में but ज्ञान top level. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing that कैसे नेपो किड्स के सेवियर करण जौहर ने आलिया के लिए अपने एंडलेस ऑब्सेशन को एक बार फिर से शो किया है. आलिया के फेल्ड ब्रांड एडा मामा को कटरीना के सक्सेसफुल 100+ करोड़ के रेवेन्यू वाले के ब्यूटी के साथ इक्वलाइज करके एंड साथ ही में ही डीमीन्ड दीपिका's 82 डिग्री ई ब्रांड कंपेयरिंग फ्रॉम आलिया एंड कैटरीनाज ब्रांड. अब कैटरीना के ब्रांड का तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये सच में मार्केट में अच्छा कर रहा है, लेकिन इट्स अ फैक्ट दैट दो दीपिका का ब्रांड उतना मैसिव सक्सेस नहीं रहा लाइक कैटरीना, बट स्टिल ये आलिया के ब्रांड से बेटर परफॉर्मिंग है. सो देयर विल बी मेनी ऑफ यू जिन्हें आलिया के ब्रांड के बारे में उतना नहीं पता होगा, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. सो आलिया का ब्रांड एडे मामा ओरिजिनली लॉन्च हुआ था एज अ किड्स एंड मैटरनिटी वेयर ब्रांड, जिसका कोर आइडिया सस्टेनेबल फैशन, कंफर्टेबल फैब्रिक्स और इको कॉन्शियस पेरेंटिंग से रिलेटेड था. सुनने में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है एंड आलिया के सॉफ्ट इमेज से मैच भी करता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में. एज मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे अफोर्डेबल और ट्रस्टेड बेबी क्लोथिंग ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एडे मामा को स्टैंड आउट कराना था या तो प्राइसिंग से या डिज़ाइन से या इनोवेशन से. लाइक ऑनेस्टली डिज़ाइंस काफ़ी बेसिक है, साथ ही प्राइसिंग भी थोड़ी हाई लगती है और यूएसपी भी कुछ स्टैंड आउट करने वाला नहीं है. मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का भी यही फीडबैक रहा है. आई विजिटेड अ मॉल इन दाहिसर 6 months back and I wanted to buy something for a friend's child. Trust me, it is extremely basic. Please don't buy anything in the name of the celeb brands. It had nothing extraordinary, plus it even looked basic. Nothing that you could differentiate from other brands. I checked out the collection. Think first cry stuff, just more expensive. One of their USP's breathable fabrics, which is a fancy way of saying cotton stuff. I got it as a gift for my child. Nothing out of the world or extraordinary. Soft and comfortable to wear. I didn't like that it becomes like a normal housewear type of cloth after a few washes in the machine. मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमर्स को ऐसा कुछ स्पेशल टच फील नहीं होता जैसा ब्रांड क्लेम करता है. इसके साथ ही ब्रांड आइडिया एंड आलिया की रियलिटी कॉन्ट्रोडिक्टरी फील होती है, एज आलिया अपने इंटरव्यूज और प्रमोशंस में सस्टेनेबल फैशन पुश करने के लिए एफर्ट्स लगाती है, बट एट द सेम टाइम उनके पर्सनल अपीयरेंसेस में वो मोस्टली इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स पहनी हुई दिखती है, जो सस्टेनेबल तो दूर की बात है, क्रूअल्टी फ्री भी नहीं होता. मीडिया रिपोर्ट्स एंड आउटलेट्स से ये भी पता चलता है दैट फ्यू इयर्स बैक आलिया के इस ब्रांड को अप्रॉक्स 300 to 350 करोड़ के रेंज में वैल्यू किया गया था, जब रिलायंस रिटेल ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया. अब ये डील काफ़ी इंप्रेसिव लगती है क्योंकि एक रिलेटिवली नीश किड्स वेयर ब्रांड के लिए ये वैल्यूएशन छोटी बात नहीं होती, लेकिन जिस स्केल पे ब्रांड विजिबल था उस हिसाब से इतनी हाई वैल्यूएशन थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती है. कुछ स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मूव था, जहाँ रिलायंस ऑलरेडी इस सेगमेंट में एंटर करना चाहता था और आलिया बस एक स्ट्रॉन्ग फेस बन गई ब्रांड के लिए. वैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जब किसी ब्रांड को पिक करते हैं तो वो सिर्फ करंट परफॉर्मेंस नहीं बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस और मार्केट पोजिशनिंग सब देखते हैं. तो इट कैन बी द केस कि एडा मामा का एक्चुअल गेम अंडर रिलायंस स्टार्ट हुआ हो, लेकिन फिर भी जब ग्राउंड लेवल कंज्यूमर परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके बावजूद उसे टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स के साथ कंपेयर करना नैरेटिव को मैनिपुलेट करना ही होता है. अब अगर नंबर्स पे आते हैं ना तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी. एसके ब्यूटी का एनुअल रेवेन्यू अप्रॉक्स 130+ करोड़ दिखा रहा है, मतलब एक स्टैब्लिश्ड ग्रोइंग ब्रांड जो एक्चुअल डिमांड पे रन कर रहा है. वहीं एडे मामा का रेवेन्यू 69 लाख के आसपास मेंशन हो रहा है. ये गैप छोटा नहीं है, ये लिटरली करोर्स वर्सेस लैक्स का डिफरेंस है. और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, स्केल, कैटेगरी और कंपटीशन भी देखे तो के ब्यूटी एक हाईली कॉम्पिटिटिव ब्यूटी मार्केट में खड़ा है जहां सर्वाइव करना ही टफ है, फिर भी इट्स परफॉर्मिंग. नॉट ओनली परफॉर्मिंग बल्कि नायका पे बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे लूज पाउडर, फाउंडेशन एंड ब्लश में #1 बेस्ट सेलर है. वहीं लिपस्टिक में के ब्यूटी की 2 लिपस्टिक्स टॉप 5 में आती है.
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अबाउट सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू। वही एडे मामा कंपैरेटिवली नीचे सेगमेंट में है, फिर भी उसका इम्पैक्ट उतना विजिबल नहीं है। सो ऑनेस्टली देखा जाए तो इन दोनों ब्रांड्स को सेम लेवल पे रखना अप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये स्ट्रेट अप मैनिपुलेटेड नैरेटिव बिल्ड करना लगता है। क्योंकि जब नंबर्स इतना क्लियर डिफरेंस दिखा रहे हैं तो इक्वलाइज करना या इक्वल लेवल पर शो करना इज नॉट एट ऑल राइट। वहीं दीपिका की 82 डिग्री ई से भी कंपेयर करके देखा जाए देन इस ब्रांड ने अप्रॉक्स $7.5 मिलियन की फंडिंग रेज की है और अराउंड 15+ करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रखा है। मतलब क्लियरली ये एडे मामा से काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस। क्योंकि जहां एडे मामा का रेवेन्यू लैक्स में दिख रहा है, वहीं 82 डिग्री ई करोड़ में ऑपरेट कर रहा है। सो ऑल्दो इट्स नॉट अ मैसिव वन, लेकिन फिर भी इट्स बेटर देन आलियास। मतलब ये कंपैरिजन खुद में ही प्रॉब्लमैटिक है जब हाईली शोकेस्ड आलियास ब्रांड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन इटसेल्फ। अब अगर पूरे नैरेटिव को रैप करे तो ये एक चीज काफी प्रोमिनेंट है एंड वो ये है दैट करण जौहर का रोल आलिया भट्ट के करियर में सिर्फ एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तक लिमिटेड नहीं रहा है। ही हैज लिटरली बीन अ कांस्टेंट फोर्स बिहाइंड अ ग्रोथ। फ्रॉम लॉन्च टू पोजिशनिंग आलिया को हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड पुश मिला है जो हर एक्टर को नहीं मिलता। इंडस्ट्री में एक फिल्म मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आलिया को बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और उनमें से काफी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्मा इकोसिस्टम से लिंक थे। अर्ली ट्रोलिंग से लेकर सीरियस एक्ट्रेस ट्रैक तक का जो ट्रांजिशन है उसमें करण का इन्फ्लुएंस इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पब्लिक नैरेटिव शिफ्ट करना थ्रू इंटरव्यूज, शोज, इंडस्ट्री पोजिशनिंग, ये सब ऑर्गेनिकली नहीं होता, ये केयरफुली बिल्ड किया जाता है। और आलिया के केस में ये काफी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हुआ है बाय करण। करण ने कई सारे डायरेक्टर्स से नेगोशिएट करके आलिया का नाम अप्रूव कराया है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कमेंट्स जहां आलिया के करियर शेपिंग को हाईलाइट किया गया है। A lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. This has been Kejo's propaganda for his baby Alia since the beginning. That's how he curated her career by calling up filmmakers to cast her, cherry picking the best projects for her, all the while hyping her as the best actress India has ever seen. Yes, these are his words. Kejo conveniently had coffee with Karan during Alia's first years in the industry, where he would put her in the same bracket as Deepika and others and then literally force his guests to pick her. And his Nepo gang girls like Ananya and Janvi would pick Alia over anybody just to please him. That's how he built her public image. सी आलिया इज डेफिनेटली अ गुड एक्टर, लेकिन हम इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते दैट शी हैड अनलिमिटेड एंड बेस्ट ऑप्शंस, बी इट फॉर बोल्ड इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स या फिर स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।